नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स। थोड़ा सा गैप हो गया था, आज हमारा 6th डे है। आज हम नेशनल इनकम की जो हमारे न्यूमेरिकल सेक्शन थे उससे हट के थोड़ा सा आज हम थ्योरी सेक्शन पे जाने वाले हैं। आज बेसिकली हम इन चीज़ों के मतलब समझने वाले हैं: फैक्टरल इनकम, ट्रांसफर इनकम, देन व्हाट इज मेंट बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, देन डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, एंड लास्ट पॉइंट डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम समझेंगे आज, थ्योरी समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला टॉपिक समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास फैक्टरल इनकम और ट्रांसफर इनकम। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाता हूं, उसके बाद इस टॉपिक पे चलता हूं। सबसे पहले हम सीखेंगे फैक्टरल इनकम और ट्रांसफर इनकम। देखिएगा ध्यान से, कुछ चीजें होती हैं जिनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब समझिएगा इसको। प्रोडक्शन के लिए जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है उन सारे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे अगर आप कोई फर्म खड़ी कर रहे हैं तो फर्म के अंदर मशीन चाहिए आपको, मतलब पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए आपको, बंदे चाहिए आपको, उनकी मेहनत चाहिए। लोगों से मतलब नहीं है, लोगों की मेहनत चाहिए, उनका हार्डवर्क चाहिए, तो उसको बोलते हैं उनकी लेबर चाहिए। अब वो लेबर फिजिकल लेबर भी हो सकती है या मेंटल लेबर भी हो सकती है। आपको और क्या चाहिए? आपको एक प्लेस चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। ये सारी की सारी चीजों की ओनरशिप जो होती है लोगों के हाथ में होती है। कोई ना कोई लोग उसके ओनर होते हैं। तो ओनर कौन होते हैं? हम लोग होते हैं उसके ओनर। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम किसी फर्म को या फिर किसी इंडिविजुअल को अपनी कोई ना कोई फैक्टरल सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर सिंपल भाषा में बोलें, जिनको इकोनॉमिक्स में उतनी नॉलेज नहीं है, तो अगर हम उनके लिए कोई ना कोई काम कर रहे हैं या अपनी कोई ना कोई चीज उनको दे रहे हैं जो प्रोडक्टिविटी में काम कर रही है। जैसे कोचिंग सेंटर चल रहा है, मैंने अपना रूम दे दिया, तो वो रूम किसका था? मेरा, मैंने दे दिया। इसके बदले में मेरे को जो भी मिलेगा दैट इज अ फैक्टरल इनकम। स्कूल चल रहा है, स्कूल के अंदर मैंने अपनी लेबर दे दी, पढ़ा दिया, तो मैंने कुछ ना कुछ दिया, बदले में मेरे को क्या मिली? सैलरी। उसको बोलेंगे हम फैक्टरल इनकम। फॉर एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर था, उसने अपना सारा पैसा लगा दिया, कैपिटल, बिल्डिंग, 10 से 20 करोड़ रुपए लगा दिए, तो बाद में उसको प्रॉफिट मिला। तो ये जो टू वे प्रोसेस है, मतलब जब हम कोई ना कोई प्रोडक्टिव फैक्टरल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं फर्म को, और उसके बदले में, उसके रिटर्न में हमें जो भी अमाउंट मिलता है, जो भी रेम्युनरेशन मिलता है, इसको हम बोलते हैं फैक्टरल इनकम। क्या बोलते हैं? फैक्टरल इनकम। लेकिन अगर वन वे प्रोसेस की बात करें, हम कोई भी फैक्टरल सर्विसेज प्रोवाइड ना करवाएं, हम एक भी फैक्टरल सर्विसेज प्रोवाइड ना करवाएं, उसके बावजूद अगर हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल जाए, तो उस रिवॉर्ड को हम बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर पेमेंट। देखिएगा ध्यान से, समझिएगा इसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को कोई गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट के बदले में उसने क्या मेरे को कोई फैक्टरल सर्विस प्रोवाइड करवाई है? नहीं, मैंने डायरेक्टली उसको गिफ्ट दे दिया। तो वो गिफ्ट फॉर एग्जांपल 5-10,000 रुपीज जो भी उसको मिले हैं, वो किसी चीज का रिवॉर्ड नहीं है, उसने कोई आपको फैक्टरल सर्विस नहीं दी, फिर आउट ऑफ द वे जाके आपने उसको पैसे दिए, देन दैट इनकम इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। तो सिंपल अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म में बोलें तो याद रखना, द रेम्युनरेशन और द रिवॉर्ड रिसीव्ड बाय पीपल फॉर rendering any factoral service, rendering any factoral service is called factoral income। जब कोई अपनी कोई ना कोई फैक्टरल सर्विस या फिर कोई भी काम किसी के लिए करता है, उसके बदले में उसको अगर पैसे मिलते हैं, then that is called what? That is called factoral income। बट ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या हो गया? इनकम नहीं बोल सकते, इसको पेमेंट बोलेंगे। ट्रांसफर पेमेंट इज द रिवॉर्ड or the money or the payment received by a person without any productive services rendered by him in that current period। एक टाइम के अंदर उसने अगर कोई भी फैक्टरल सर्विसेज प्रोवाइड ना करवाई हैं, उसके बावजूद उसको इनकम मिल जाए, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। और जब कोई फैक्टरल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं फैक्टरल इनकम। अब देखिएगा ध्यान से क्या दिक्कत है इन दोनों में, ध्यान से देखिएगा। ये जो फैक्टरल इनकम है,
तो आप अगर कहीं ना कहीं अपनी कोई प्रोडक्टिव सर्विस दे रहे हो तो वहां पे कोई ना कोई गुड या सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा होगा। जैसे ये रूम है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये स्टेज है जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये रूम अगर रेंट पे मैंने दे रखा है, तो किसी ने अगर मेरे को ये रूम दे रखा है, अपनी कोई ना कोई फैक्टरल सर्विस दे रखी है, तो इसके बदले में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है, इसके बदले में मैंने क्या दिया? उसको रेंट दे दिया, तो ये फैक्टरल इनकम है। तो जब भी फैक्टरल सर्विस या फैक्टरल इनकम की बात होती है तो कोई ना कोई गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन होता है, तो फैक्टरल पेमेंट से जीडीपी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? ये जीडीपी का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? जीडीपी का। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट में कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज नहीं हो रही होती हैं, कुछ भी गुड्स एंड सर्विस की क्वांटिटी भी नहीं बढ़ रही होती है, इसीलिए फैक्टरल इनकम जो है वो जीडीपी का पार्ट या पेमेंट जो है वो जीडीपी का पार्ट नहीं होती। तो ये चीज याद रखिएगा, फैक्टरल इनकम जीडीपी का पार्ट होती है लेकिन ट्रांसफर पेमेंट जीडीपी का पार्ट नहीं होती। इसीलिए फैक्टरल इनकम को तो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। मतलब जब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं, हम तो सिर्फ वही इनकम जोड़ते हैं जो इनकम फैक्टरल इनकम हो, ट्रांसफर पेमेंट्स को हम ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखिए, मैंने स्कूल में पढ़ाया, मुझे मिले 30,000 रुपीज, मान लेते हैं ये मेरी फैक्टरल इनकम है। उसी 30,000 रुपीज में से मैंने 10,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल अपनी सिस्टर को दे दिया, फॉर एग्जाम्पल रक्षाबंधन पे, तो वो 10,000 रुपीज उसके लिए ट्रांसफर पेमेंट है। लेकिन ये उसकी इनकम नहीं है, ये मेरी 30,000 की इनकम का पार्ट है जो मैंने उसके साथ शेयर कर लिया। तो मेरी 30,000 तो इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में, जीडीपी का पार्ट है, लेकिन ये 10,000 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये ट्रांसफर पेमेंट है इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे, फैक्टरल इनकम को इंक्लूड करते हैं। जरा आप पॉइंट पे आते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमने सीखे। पहला, फैक्टरल इनकम का मतलब क्या है? दोज इनकम दैट अ पर्सन रिसीव ऑन रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव फैक्टरल सर्विसेज इन अ करंट टाइम पीरियड। एंड व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट? ट्रांसफर पेमेंट मींस द पेमेंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव फैक्टरल सर्विसेज इन अ करंट टाइम पीरियड। एग्जाम्पल, फैक्टरल इनकम और ट्रांसफर इनकम। देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या होगा। देखिएगा, सैलरी फॉर गिविंग लेबर, फैक्टरल इनकम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रिटर्न्स रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो मैंने पैसा लगाया, कैपिटल लगाया, उसके बदले मुझे क्या मिल रहे हैं? रिटर्न्स। ये भी फैक्टरल इनकम है। लेकिन ओल्ड एज पेंशन, जो लोग बूढ़े हैं उनको कुछ ना करते हुए भी सरकार ने पैसे दे दिए, देन दैट इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। या फिर स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, ये सारी चीजें जो फ्री में आपको मिल गई, इसके बदले में आपने कोई भी फैक्टरल सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाई, देन दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। क्या बोले इसको हम? ट्रांसफर पेमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, फैक्टरल इनकम को तो जीडीपी में हम इंक्लूड करते हैं या नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट को हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। तो ये दो डिफरेंस हो गए फैक्टरल इनकम में और ट्रांसफर इनकम में। एक बार फिर से जरा जल्दी से देख लेते हैं इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब हमने कोई ना कोई फैक्टरल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई तो हमें अगर इनकम मिली तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं फैक्टरल इनकम। लेकिन अगर हमने कोई भी फैक्टरल सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाई, उसके बाद भी अगर हमें इनकम मिल गई तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट। अब फैक्टरल इनकम को जीडीपी में इंक्लूड करते हैं, लेकिन ट्रांसफर इनकम को जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं। फैक्टरल इनकम जो है उसका एग्जाम्पल हो गया हमारा वेजेस रिसीव्ड बाय लेबर्स। एक वर्कर ने लेबर दी और लेबर के बदले में क्या मिली? वेजेस। तो ये फैक्टरल इनकम है, कुछ दिया उसके बदले में मिला। लेकिन अगर हम बात करें स्कॉलरशिप या फिर ओल्ड एज पेंशन, मतलब आपने कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाया उसके बाद भी आपको पैसे मिल गए, देन दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं करते हम नेशनल इनकम में, फैक्टरल पेमेंट को करते हैं। क्यों? क्योंकि फैक्टरल इनकम से जीडीपी पे असर पड़ता है, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट से जीडीपी पे कोई भी असर, डायरेक्टली कोई भी असर नहीं पड़ता। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, फैक्टरल इनकम और ट्रांसफर इनकम। चले इसको रब कर देते हैं, ये पहला पॉइंट हमारा खत्म हो गया, फैक्टरल इनकम और ट्रांसफर इनकम। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नॉर्मल रेसिडेंट। अब नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? देखिएगा ध्यान से। एक ऐसा बंदा, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ये हमारी कंट्री है, तो नॉर्मल रेसिडेंट पे जाने से पहले हमें डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पढ़ना जरूरी है।
वरना हमें समझ में नहीं आएगा। देखिएगा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, मतलब किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। देखिएगा सबसे पहले मतलब क्या है इसका, किसी देश की पॉलिटिकल या फिजिकल बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी एरिया आ रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उस देश की कोई भी एम्बेसी अगर दूसरे देश में लगी हुई है, वो सारी की सारी एम्बेसीज। के अंदर जो भी चीज आती है वो, बट एक चीज इंक्लूड नहीं करनी है, वो है उस देश में किसी दूसरे देश की एम्बेसी अगर लगी हुई है तो उसको हटा के। अब देखिएगा ध्यान से, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, एक ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन के अंदर आने वाला, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया की बाउंड्री लाइन के अंदर आने वाला सारा का सारा एरिया, सारी की सारी फैक्ट्रीज इंडिया की नॉर्मल डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएंगी। लेकिन इंडिया के अंदर हमें उन जोन्स को इंक्लूड नहीं करना है जो किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर है, जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या दूसरे देश की जो एम्बेसीज हैं, जैसे अमेरिकन एम्बेसी या पाकिस्तानी एम्बेसी जो इंडिया के अंदर है, उस एरिया को हम इंडिया का पार्ट नहीं मानेंगे। एट प्रेजेंट इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानेंगे, वो किसका मानेंगे, उस रिलेटेड कंट्रीज का मानेंगे। तो इंडिया के अंदर जितनी भी एरिया के अंदर, मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी एरिया आ रहा है, उसमें हर चीज एक्सेप्ट दूसरे देशों की एम्बेसीज प्लस जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेडक्वार्टर जितने भी हैं वो उनको इंक्लूड नहीं करना है। पर अगर इंडिया की एम्बेसी दूसरे देशों में लगी है, कहां लगी है, दूसरे देशों में, जैसे पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडियन एम्बेसी लगी हुई है, तो उसका जो ऑफिस होंगे वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। तो व्हाट इज मेंट बाय डोमेस्टिक टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री मीन्स is referred to the political or geographical boundary line of a country, excluding the embassies of other country and international headquarters of international institutions located within that country, and including the embassies of that very country located outside that country। हमें इसकी बाउंड्री लाइन के अंदर आने वाली हर एक चीजों को इंक्लूड करना है, लेकिन दो चीजों को छोड़ के, पहली दूसरे देशों की एम्बेसीज को छोड़ना है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर्स को छोड़ के जितनी भी चीजें आती हैं एक देश की बाउंड्री लाइन के अंदर, वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। प्लस उस देश की जितनी भी एम्बेसीज हैं जो दूसरे देशों में लगी हुई हैं, उन एम्बेसीज को अगर हम इंक्लूड कर दें तो वो बनता है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो अगर पाकिस्तान के अंदर इंडियन एम्बेसी का ऑफिस है और उसके अंदर आप खड़े हो तो माना जाएगा कि आप इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर खड़े हो। और अगर आप इंडिया के अंदर भी हो लेकिन आप पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर खड़े हुए ऑफिस के अंदर, तो यह माना जाएगा कि आप इंडियन की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं। अभी आप कहां पे खड़े हो, आप खड़े हुए पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर खड़े हुए हो। तो पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर अगर आज कोई इनकम क्रिएट हुई तो वो इंडिया की इनकम नहीं है, वो किसकी है, पाकिस्तान की इनकम। जबकि पाकिस्तान में अगर इंडियन एम्बेसी है कोई, तो उसके अंदर अगर कुछ इनकम जनरेट होती है तो वो किसकी इनकम होगी, वो हमारी इनकम होगी, मतलब इंडियंस की इनकम होगी, ना कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम होगी, ना कि पाकिस्तान की। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी का। तो इसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी या किसी इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी। ये वाला हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नॉर्मल रेसिडेंट और डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी जीडीपी क्रिएट होता है, जितना भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्रिएट होता है, जो भी जीडीपी क्रिएट होगा, जो भी गुड्स एंड सर्विस क्रिएट होंगी, उसकी वैल्यू कहलाती है डोमेस्टिक इनकम। क्या कहलाती है, डोमेस्टिक इनकम। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी को आप रिलेट कर सकते हो डोमेस्टिक इनकम के अंदर। तो किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग अवेलेबल हैं उस मोमेंट पे, चाहे वो उस देश के नॉर्मल रेसिडेंट हो या नॉर्मल रेसिडेंट ना हो, उनके द्वारा जो भी इनकम जनरेट की गई है उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। या फिर अलग तरीके से लें तो किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लोकेटेड वर्क प्लेसेस के द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया गया है, उस प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू को अगर हम इंक्लूड कर दें, चाहे वो
इंडियन कंपनियों चाहे ना हो, हम इससे मतलब नहीं है, लेकिन इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर वो प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो जितनी भी गुड्स एंड सर्विस होंगी उसको हम बोलेंगे इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट। तो डोमेस्टिक इनकम ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है उस एरिया के अंदर। लेकिन अगर हम नेशनलिटी पे मतलब रेसिडेंसी पे आ जाएं कि वो इंडिया का एट प्रेजेंट रेसिडेंट है या नहीं है, उस कॉन्सेप्ट से सोचने लगें तो उसको हम बोलते हैं फिर नेशनल इनकम, और उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। तो डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक टेरिटरी एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि नेशनल इनकम और नॉर्मल रेसिडेंट एक फॉर एग्जाम्पल हम ज्योग्राफिकल नहीं बोल सकते उसको, वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा। इसको हम यहां पे आज खत्म करते हैं। कल हम ये नॉर्मल रेसिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट और नेशनल इनकम की तरफ चलेंगे। आज के लिए इस सेशन को यहीं पर ही कट करते हैं, उसके बाद कल इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।